हेलो गाइज, वेलकम टू द फॉर्मर टाइम यूट्यूब चैनल। हम जिस आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं, क्या यह आज़ादी हमें ऐसे ही मिल गई थी? बिल्कुल नहीं। भारत को आज़ाद कराने में अनेक क्रांतिकारियों ने अपने जीवन का बलिदान दे दिया और इन्हीं क्रांतिकारियों में एक महान क्रांतिकारी हुए हैं जिन्हें हम प्यार से नेताजी कहते हैं। आप ठीक समझे, मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में ही बात कर रही हूँ। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में सुभाष चंद्र बोस जी का एक विशेष स्थान है। वे एक उच्च कोटि के राजनीतिज्ञ, योग्य प्रशासक, प्रभावशाली वक्ता और एक कट्टर देशभक्त थे। वह देश की आज़ादी के लिए सदैव तत्पर रहे हैं और उनके द्वारा दिए गए जय हिंद और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जैसे नारों ने भारतीयों के दिलों पर जादुई प्रभाव डाला, जिसके कारण भारतीय जनता उनके साथ आंदोलन में कूद पड़ी, जिनसे सुभाष चंद्र बोस जी ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। ऐसे महान व्यक्ति क्या बचपन से ही क्रांतिकारी थे? उनका प्रारंभिक जीवन कैसा था, यह एक जानने का विषय है। तो चलिए जानते हैं हम इस महान क्रांतिकारी के बारे में। 23 जनवरी 1897 ईस्वी में उड़ीसा के कटक गांव में आपका जन्म होता है। आपके पिता जानकीनाथ बोस एक वकील थे और आपकी माता प्रभावती एक धार्मिक विचारों वाली स्त्री थी। सुभाष चंद्र बोस जी पढ़ाई लिखाई के मामले में बहुत ही होशियार थे। 1919 ईस्वी में स्कॉटिश चर्च कॉलेज से इन्होंने बीए की और विश्वविद्यालय में दूसरे स्थान पर रही। 1920 ईस्वी में आपने इन सिविल सर्विस की परीक्षा पास की और चौथे स्थान पर रहे। लेकिन कुछ टाइम बाद ही 1921 ईस्वी में आपने आईसीएस के पद से त्यागपत्र दे दिया और उस टाइम देशबंधु चित्तरंजन दास, उनके व्यक्तित्व से आप बहुत प्रभावित हुए और उन्हें अपना गुरु बना लिया। इस समय भारत की राजनीति में महात्मा गांधी जी की एंट्री हो चुकी थी और 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्टार्ट कर दिया था। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने असहयोग आंदोलन का समर्थन किया और उसमें सम्मिलित हो गए। 10 दिसंबर 1921 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस जी पहली बार प्रिंस ऑफ वेल्स के बहिष्कार के कारण जेल में गए और 6 मास की इन्हें सजा हुई। 1922 ईस्वी में जब महात्मा गांधी ने चोरा चोरी कांड के कारण असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, तब सुभाष चंद्र बोस जी ने उनकी बहुत आलोचना की और इसी कारण महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में मतभेद उत्पन्न हो गया, क्योंकि दोनों के रास्ते तो अलग अलग थे लेकिन मंजिल तो एक ही थी। एक तरफ उदारवादी विचार थे और दूसरी तरफ क्रांतिकारी विचार। असहयोग आंदोलन स्थगित होने के बाद देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने एक अलग दल बनाया था, स्वराज्य दल। तो 1923 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस जी इस दल में सम्मिलित हो गए। 1924 ईस्वी में वे कलकत्ता कॉरपोरेशन में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में नियुक्त हुए। इस पद पर रहते हुए उनके कार्यों को देखकर अंग्रेजी गवर्नमेंट उन्हें अपना खतरनाक दुश्मन समझने लगी और 25 अक्टूबर 1924 ईस्वी को इन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। इसके कुछ समय बाद 25 जनवरी 1925 ईस्वी को इन्हें बर्मा की मांडले जेल में भेज दिया गया, परंतु मई 1927 ईस्वी को अस्वस्थ होने के कारण इन्हें रिहा कर दिया गया। रिहा होने के बाद अक्टूबर 1927 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस जी को बंगाल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनाया गया। इस पद पर रहते हुए उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए अनेक कार्य किए। 1930 ईस्वी में जब महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया तो इन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया। 5 मार्च 1931 ईस्वी में
जब गांधी और उस टाइम के वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच समझौता हुआ और ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट रद्द कर दिया गया, इन्होंने बंद कर दिया महात्मा गांधी ने, तब ये दोबारा फिर महात्मा गांधी से अलग हो गए। इसके बाद इनकी तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई। 1933 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस जी स्विट्जरलैंड में अपना इलाज कराने के लिए गए, परंतु जब वे वापस आने लगे तो भारत सरकार ने इनकी एंट्री रद्द कर दी। अब ये यूरोप के अनेक देशों में यात्रा करने लगे और वहाँ के लोगों से भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में समर्थन प्राप्त करने लगे। 1936 ईस्वी में तकरीबन 3 साल के बाद सुभाष चंद्र बोस जी सरकार से बिना आज्ञा लिए बम्बई आ गए, तो सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और 1937 ईस्वी में इन्हें रिहा किया। अब 1938 ईस्वी में पहली बार सुभाष चंद्र बोस जी हरिपुरा में जो कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था उसके अध्यक्ष बने। वे चाहते थे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए एक तिथि निश्चित कर दे। 1939 ईस्वी में दोबारा फिर अधिवेशन होता है जिसे त्रिपुरी अधिवेशन कहते हैं। उसमें भी सुभाष चंद्र बोस जी अध्यक्ष बने, परंतु कुछ मतभेदों के चलते हुए उन्होंने इस पद से त्यागपत्र दे दिया। अब उन्होंने 1 मई 1939 ईस्वी को एक नए गुट का गठन किया जिसे फॉरवर्ड ब्लॉक कहा जाता है। इस गुट के 2 कार्य थे, पहला तो भारत को पूर्ण स्वतंत्रता और दूसरा समाजवादी राज्य की स्थापना। परंतु इसी बीच 1 सितंबर 1939 ईस्वी को सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है, तो सुभाष चंद्र बोस जी भारतीयों को अपील करते हैं कि वे अंग्रेजों का समर्थन ना दें, जिसके कारण 2 जुलाई 1940 ईस्वी को भारत सुरक्षा कानून के अधीन सुभाष चंद्र बोस जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, परंतु ये जेल में अनशन स्टार्ट कर देते हैं। ये आइडिया उन्होंने महात्मा गांधी जी से सीख लिया था। इसके बाद अंग्रेजी गवर्नमेंट उन्हें कलकत्ता में उनके घर में नज़रबंद कर देती है। 16 फरवरी 1941 ईस्वी को आधी रात को सुभाष चंद्र बोस जी पुलिस को चकमा देकर एक पठान के वेश में अपने घर से भाग जाते हैं और काबुल मास्को होते हुए 3 अप्रैल 1941 को जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुंचते हैं, जहां पर उन्होंने जर्मनी के तानाशाह हिटलर से मुलाकात की और यहीं पर ही सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी की उपाधि दी गई। हिटलर की सहायता से 1942 ईस्वी में इन्होंने 3000 सैनिकों की एक इंडियन लीजन स्थापित की। इंडियन लीजन स्थापित होने के बाद ये जापान की तरफ रवाना हुए, जहां पर रास बिहारी बोस ने पहले ही आज़ाद हिंद फौज का संगठन कर रखा था। 13 जून 1943 को नेताजी टोक्यो पहुंचे और रास बिहारी बोस जी ने नेताजी को भारतीय स्वतंत्रता लीग का प्रधान चुन लिया। अब इन्होंने सिंगापुर, मलाया, जावा, सुमात्रा, बर्मा इन सभी स्थानों पर आज़ाद हिंद फौज के दफ्तर खोले। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण या और तरीकों से जो सैनिक बंदी बना लिए गए थे इन जगहों पर, उन सबको आज़ाद हिंद फौज में भर्ती कर लिया गया और इन प्रदेशों में रहने वाले और युवक भी आज़ाद हिंद फौज में शामिल हो गए, जिससे आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों की संख्या 50,000 तक पहुंच गई। आज़ाद हिंद फौज एक साधारण सैनिक संगठन नहीं था। नेताजी ने इसके सैनिकों में नया जीवन प्रदान करने के लिए नया मार्ग दिखाया, नया उत्साह और जोश पैदा किया। सिंगापुर में नेताजी ने अपने सेना के सिपाहियों को कहा, भारत के सिपाहियों, वहाँ दूर नदियों, जंगलों और पहाड़ों के पार हमारा देश है, जहाँ की मिट्टी से हम बने हैं, जहाँ हम जा रहे हैं। सुनो, भारतवर्ष पुकार रहा है, उठो, अब समय खोने के लिए नहीं है, हथियार उठाओ, दिल्ली का रास्ता आज़ादी का रास्ता है और दिल्ली चलो। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया और सैनिकों को भी प्रशिक्षण दिया। अलग अलग रेजिमेंट बनाई गई, जिनके नाम महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आज़ाद और रानी झांसी रखे गए।
महिला सैनिकों को प्रशिक्षण देने के लिए कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन को नियुक्त किया गया और आज़ाद हिंद फौज का नारा था दिल्ली चलो। उनका अभिवादन था जय हिंद और सुभाष चंद्र बोस जी का कहना था तुम मुझे अपना खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस जी ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की। तुरंत ही सरकार को जापान, जर्मनी, इटली, चीन, बर्मा, मांचुको, कोरिया, आयरलैंड इन सभी देशों की मान्यता प्राप्त हो गई और जापान ने जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जीत लिए थे वे नेताजी को सौंप दिए। इस प्रकार भारतीय क्षेत्र अंतरिम सरकार के अधिकार में आ गए और नेताजी ने इन द्वीपों का नाम शहीद और स्वराज्य रखा। दिसंबर 1943 ईस्वी में उन्होंने इन द्वीपों में भारतीय ध्वज फहरा दिया। इसके बाद नेताजी आज़ाद हिंद फौज को लेकर बर्मा के अराकान की तरफ बढ़े और वहां पर अंग्रेजी सेनाओं को बुरी तरह पराजित कर दिया। आज़ाद हिंद फौज की यह पहली विजय थी। इसके पश्चात आज़ाद हिंद फौज भारतीय सीमा में प्रवेश कर गई और रामू, कोहिमा, पलेल ये सभी क्षेत्र अंग्रेजों से मुक्त करा लिए और भारतीय झंडा वहां पर फहरा दिया। आज़ाद हिंद फौज का उत्साह दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। कुछ समय पश्चात उन्होंने इम्फाल को घेर लिया। 7 अप्रैल 1944 ईस्वी को इम्फाल पर आक्रमण करने की तिथि निश्चित की गई और ये पूर्ण विश्वास था कि 3 सप्ताह में इम्फाल को जीत लिया जाएगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ क्योंकि इस प्रदेश में भारी वर्षा आरंभ हो गई और आज़ाद हिंद फौज का जो जापान के साथ संचार जो संपर्क था वो टूट गया। इनके पास जो युद्ध सामग्री थी वो भी समाप्त हो गई। विवश होकर आज़ाद हिंद फौज को पीछे हटना पड़ा। इस समय तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान और जर्मनी कई जगह से हार गए थे। इस कारण उन्होंने मित्र राष्ट्रों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। जापान और जर्मनी आज़ाद हिंद फौज की सहायता कर रहे थे। जब जापान के आत्मसमर्पण की बात नेताजी को पता चली तो वे एक वायुयान से जापान की ओर बढ़े, परंतु ताइवान जगह पर 18 अगस्त 1945 ईस्वी को इनके वायुयान में आग लग गई, जिनके कारण इनकी मृत्यु हो गई। अब जिस महान नेतृत्वकर्ता के नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज लड़ रही थी वो नेतृत्व विहीन हो गई और रंगून से अनेक आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया गया। 20 अगस्त 1945 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू ने शासन को सावधान करते हुए कहा, बहुत अधिक संख्या में आज़ाद हिंद फौज के सैनिक और अफसर भारत सरकार ने बंदी बना लिए हैं। मैं भारत सरकार को सावधान करता हूं कि वह आज़ाद हिंद फौज के बंदियों के साथ बुरे तथा प्रतिशोध भरे व्यवहार न करे। उनके साथ किए गए दुर्व्यवहार से भारत के करोड़ों भारतीयों को चोट पहुंचेगी। परंतु अंग्रेजी सरकार ने उनकी तनिक भी परवाह नहीं की और आज़ाद हिंद फौज के 3 अधिकारियों पर मुकदमा चलाया। ये थे शाहनवाज खान, गुरबख्श सिंह ढिल्लो और प्रेम कुमार सहगल। 5 नवंबर 1945 ईस्वी को ये तीनों व्यक्ति लाल किले में एक विशेष सैनिक अदालत के सामने पेश किए गए। इसी कारण इसे लाल किले का मुकदमा भी कहा जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज के लिए भारतीयों के दिलों में बहुत सम्मान था। इसलिए कांग्रेस ने एक कमेटी बनाई और आज़ाद हिंद फौज के इन तीनों अधिकारियों के खिलाफ के लिए मुकदमा लड़ा। भूला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू और जवाहरलाल नेहरू ये 3 व्यक्ति वकील थे। इस टाइम पर हजारों लोग लाल किले में इस मुकदमे को सुनने जाते थे। एक बार फिर इतिहास ने अपने आप को दोहरा दिया था, क्योंकि 1857 की क्रांति में जब बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक थे, उस टाइम पर भी अंग्रेजों ने लाल किले का मुकदमा चलाया था। बहादुर शाह जफर के बाद
भारतीय इतिहास का यह सबसे महत्वपूर्ण मुकदमा था, परंतु ब्रिटिश सरकार इन तीनों व्यक्तियों को दंड देने के लिए तुली हुई थी। उन्होंने इन तीनों को आजीवन कारावास का दंड दिया। निर्णय सुनते ही पूरी की पूरी जनता में रोष की लहर दौड़ गई। स्थान स्थान पर अंग्रेजों के विरुद्ध सभाएं हुई, भाषण हुए। इससे शासन को चिंता होने लगी। शासन ने यह भी अनुभव किया कि उच्च सैनिक अधिकारी भी इस निर्णय के विरुद्ध थे। अतः सरकार ने क्या किया, इन तीनों को मुक्त कर दिया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज का एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत की आज़ादी के लिए उन्होंने जो बलिदान किए हैं उन्हें कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। इस बात में जरा भी संदेह नहीं है कि आज़ाद हिंद फौज ने ब्रिटिश साम्राज्य के पतन की जो प्रक्रिया थी उसको तेज कर दिया था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना और इसके कार्यों पर आज भी भारतीयों को गर्व है। और सुभाष चंद्र बोस जी का नारा जय हिंद आज सारे देश का नारा है। सुभाष चंद्र बोस जी भारत की स्वतंत्रता के सपन को पूरा होता नहीं देख सके, किंतु उन्होंने लाखों भारतीयों के हृदय में स्वतंत्रता की मशाल प्रज्वलित की, जिसे धरती पर कोई शक्ति न बुझा सकी। आज़ाद हिंद फौज के व्यक्ति इतिहास में भारतीय स्वतंत्रता और एकता के प्रतीक के रूप में वे सदैव अमर हो गए।